बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़ मोइन और मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। यहाँ पर जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे दोस्त हरमीत सिंह मौजूद हैं। और वैसे तो ख़वातीन का आलमी दिन गुजर चुका है, लेकिन जो ये मामला है वो सोशल मीडिया की जीनत अभी तक बना हुआ है। जहाँ देखें ख़वातीन से मुतल्लिक़ पोस्ट आ रही हैं, कहीं मर्द हज़रात पुरजोश हैं तो कहीं ख़वातीन अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। ऐसे में जवाद अहमद साहब की बात करेंगे, जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गाने बनाते रहते हैं, कभी सोशो कल्चरल, कभी सोशो इकनॉमिकल और फिर पॉलिटिकल। तो जानते हैं कि इस दफ़ा जो वुमेंस डे पर गाना बनाया है उसके पीछे क्या वजह है और वो इतना ट्रेंड भी कर रहा है, तो उसमें ऐसा क्या ख़ास है। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके गाने ने तो धूम मचाई हुई है। हाँ जी, असल और में मैसेज बड़ा खूबसूरत दिया आपने। असल में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं समझता हूँ कि एक तो चले वुमेंस डे था, दूसरा पिछले कोई 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक ऑन स्लॉट है कि इस दिन को इतना मुतनाज़ा बना दिया गया है कि ऐसे लगता है कि जैसे शायद औरतों के मसाइल हैं ही नहीं इस मुल्क के अंदर। और ये सबसे बुरी बात है इसके अंदर, क्योंकि और जो लोग इस पे ज़्यादा बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कभी औरतों के लिए कुछ नहीं किया। मतलब मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी तालीम का मसला है, असल में तो मैं भी मानता हूँ रोज़गार का मसला है। उनको अगर रोज़गार मिलता नहीं, एक तो मर्दों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, अगर मिलता है तो कम वेजेस पे मिलता है, ये भी एक मसला है। इसके बाद हरासमेंट का थोड़ा बहुत मसला जितना भी लोगों को फेस करना पड़ता है, जो भी वर्किंग वुमेन हैं ही कम पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ में, तो मतलब पहले से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मर्दों के मुकाबले में कम है। लोग ज़्यादातर औरतें घर में रहती हैं, लेकिन हरासमेंट का भी इशू है। फिर इशू है कि आप विरासत में जो है उनको हिस्सा नहीं मिलता लड़कियों को। ये बिल्कुल लेजिटिमेट राइट्स हैं जो कि उनके हैं, और उसके अलावा भी मार धाड़ तशद्दुद ये सब जानते हैं। उसके अलावा फिर वो जो बहुत बड़े केसेस हैं, जो मोटरवे, मैं सिर्फ नाम नहीं लेना चाहता उस लफ्ज़ का भी, लेकिन मोटरवे का जो केस हुआ, ज़ैनब का जो मामला हुआ, ये सारे हमारे सामने। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये इश्यूज़ हैं ना, लोग उनसे पहले पूछा जाए, अगर ये हैं तो उनसे बात भी होगी। बात कैसे होगी? बात ऐसे होती है कि कभी कभी आप लोगों को चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। जब आप 23 मार्च को पाकिस्तान के डे मनाते हैं, या आप जब 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, तो आप इसलिए तो नहीं मनाते कि पाकिस्तान ने दोबारा आज़ाद होना है। वो आप इसलिए मनाते हैं कि आप उसकी मुनासबत से लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं कि ये किस तरह इस मुल्क के अंदर आज़ादी आई, हमने किस तरह हासिल की और अब हमें क्या करना है आज़ादी लेने के बाद। इसी तरह औरतों का एक दिन है जिस पे लोग फिर इस तरह निकलते हैं। और जो लोग निकलते हैं ना, ये ज़हन में रखें, जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के बस सिर्फ बहस कर रहे हैं, वो नहीं निकलते वही हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को, और इसमें बड़े मेहनत लगती है, बड़ा पैसा लगता है। अच्छा, एक और बात भी है, इतनी स्ट्रगल के बाद भी अगर कोई आपको कहे कि जी ये तो पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अच्छा। भाई बात ये है, पैसा जहाँ मर्जी से आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम। एक बात लेकिन मैं जानता हूँ कि हमेशा अमीर या मिडिल क्लास के लोग ही गरीबों को ऑर्गेनाइज करते हैं। गरीब खुद ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। गरीब कभी ना मजदूर होते हैं, ना किसान होते हैं, ना गरीब औरतें हो सकती हैं, ना कोई गरीब जो हैं माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं। हमेशा क्योंकि उनके पास तो इतना भी नहीं होता कि वो अपने राइट्स के लिए को बात भी कहीं कर सकें, वो गरीब लोग हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज जब करते हैं लोग, तो वो करते हैं। अब उसमें ये हमारी गवर्नमेंट्स और हमारी पॉलिटिशियंस का कसूर है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कल्चर पैदा ऐसा किया है कि किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, वो बाद में अदालतों में प्रूव करता रहे, बस इल्ज़ाम लग गया, वो ये करप्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अच्छा, कोई प्रूफ नहीं होता। अब प्रूफ कोई होता नहीं है, लोग बोलना शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि मैं तो हालांकि औरत मार्च का ना तो हिस्सा हूँ, ना ही मैं औरत मार्च के सारे स्लोगन से वो करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ स्लोगन है जिनको पोलिटिकली मिस हैंडल किया गया है। उन स्लोगन्स को अगर लगता था अवाम को कि नहीं होने चाहिए तो निकाल देते, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना फैसला है। इस दफा वैसे कुछ निकाले हुए थे, इस दफा कम थे। अच्छा किया क्योंकि और भी मतलब किया जा सकता है कि जो बहुत कंट्रोवर्शियल है उनको ना करें। और फिर ये है कि मुतारिब ग्रुपों को इकट्ठे बिठा के एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। मतलब हमारी समिया रहील काजी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा इकट्ठे बैठना चाहिए। फौजी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा इकट्ठे बैठना चाहिए। ये इकट्ठे बैठ के कोई फैसला करे ना, तो मतलब उसमें हो जाए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आपका बड़ा काम ये है कि ट्रिब्यूट आपने पेश किया है, जो सिर्फ 8 मार्च के हवाले से नहीं है, किसी भी दिन की औरत के हवाले से है। लेकिन बैकलैश जो आया है आपके ऊपर, जरा उसके बारे में भी बताएं। रूफ साहब, बात यह है कि देखें, जब आप कोई ऐसा काम करेंगे ना कि जो कि लोगों को असल में ना पाकिस्तान में
ये समझ ही नहीं है अभी तक कि उनके राइट्स हैं क्या असल में। देखें, इस मुल्क में रोज महंगाई हो जाती है, रोज गुर्बत बढ़ रही है, लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लोगों को मालूम ही नहीं है, लोगों को इन चीज़ों में उलझाया हुआ है। कोई औरत मार्च में लगा हुआ है, कोई माइनॉरिटीज़ के अंदर कोई रिलीजियस इश्यूज को प्रॉब्लम डाली हुई है। आज है तो कोई सेनेट के इंतखाब में जोड़ तोड़ में लगा हुआ है। हाँ, सेनेट में कौन आ रहा है कौन, और भाई आप लोगों से ये मांगे हुक्मरानों से कि हमें खाना, कपड़ा, घर, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत ये दें। कोई ये आपका भूखा राइट नहीं है। सोएगा हाँ। भी लॉन्च हुआ है अभी। तो इस तरह की जो तहरीकें हैं वो लॉन्च तो हो रही हैं, लेकिन एक एजेंडा अगर हम सेट कर लें ना कि इकट्ठे सबको आगे लेकर कैसे चलना है, तो फिर ये चीज़ें बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं। वो तो आपने गवर्नमेंट की बात की ना, मैं समझता हूँ कि ये खैराती मामला है, ठीक है करें, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को राइट्स लोगों को देनी चाहिए और रोज़गार देना चाहिए। भीख देने से कुछ नहीं होता। ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर इसलिए नहीं बात करना चाहता कि मॉर्निंग शो है, लेकिन आपने जो बात की है ना कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे आप हमेशा सोशल और कल्चरल प्लेटफॉर्म्स पे ही होते हैं। इवन इस मुल्क में देखें बहुत सारे रिलीजन्स हैं, फिर बहुत सारे सेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ फ़िरके हैं। अगर हम उन चीज़ों को उभारना शुरू कर देंगे जो डिफरेंसेस हैं हमारे, तो फिर तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। अगर हम बैठ के इकट्ठे कोई दरमियानी रास्ते निकालें और कोई मुश्तरका लाएमल बनाएं कि यार एक दूसरे की इज्जत करें, टॉलरेंस क्रिएट करें, बर्दाश्त कायम करें, तो ये ही वाहिद तरीका है आगे बढ़ने का। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान में ये जो नफ़रत शुरू हो गई है ना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत, मैं एक आपको बात बताऊं, लोगों की बात समझ नहीं आती। जब लोगों की माएँ बहनें घर से निकलती हैं और लोगों की बीवियां घर से निकलती हैं, लोगों की बेटियां घर से निकलती हैं, तो उनको ये ख्याल होना चाहिए कि इस मुल्क में अगर ये बात बड़े पैमाने पर नहीं होगी शुरू कि औरतें जब घर से निकलें तो उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, आपको उनको जाके छोड़ना ना पड़े, ये ना पता करना पड़े कि इस टाइम के बाद हर सूरत में किसी ना किसी तरीके से बाहर के मुल्कों में इस तरह की चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती लोगों को, यहाँ पे करनी पड़ती हैं। तो ये इशू एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है और हम सबको मालूम है इस बात का। हमारे घरों में हमने हमेशा देखा कि आपने जब भी कोई बड़ा सानिया पेश आया उस पर भी आपने आवाज़ उठाई। सानिया बल्दिया टाउन की जो फैक्ट्री में जो बड़ा सानिया पेश आया उस पर भी आपने आवाज़ उठाई। उसके साथ साथ किसानों के हक़ में भी आपने अपने फ़न के ज़रिए पैगाम दिया, वो भी काफ़ी फेमस हुआ। वहाँ पे इंडियन जितने भी भारतीय सिख थे उन्होंने, किसानों ने भी काफ़ी उसको सराहा। अब ये ख़वातीन के हवाले से आपने भी ये जो मैसेज दिया, क्या समझते हैं कि फ़न की बदौलत कितना आसान है या कितना मुश्किल है लोगों की जहनीत को बदलना, अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचाना? बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। आपको आसान इसलिए है कि आर्ट जो है ना वो आपके दिल में घुस जाता है, डिफरेंसेस को इधर उधर करके वो प्यार से बात कर देता है। मुश्किल इसलिए है कि अगर आप बहुत ध्यान से ना ये करें, आपको बहुत ध्यान से चूज़ करने पड़ते हैं लफ्ज़, आपको टाइम चूज़ करना पड़ता है, आपको अपना जो जिस तरह बात करना होती है कि आप लोगों को पीस और प्यार की तरफ लेके आना चाहते हैं बजाय कि डिफरेंसेस और तफरका डालने के, तो आपको बड़े ध्यान से ये काम करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसमें सेंसिबिलिटी चाहिए। अब मेरे गाने के बोल मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहता हूँ। मैंने स्टार्ट किया है कि ये हमारी ही संगी साथी हैं और हर किस्म की औरत है उसमें। वो औरत भी जो हिजाब लेती है, वो औरत भी जो बुर्का पहनती है, वो औरत भी जो दुपट्टा लेती है, वो औरत भी जो दुपट्टा नहीं लेती कोट पहन लेती है, वो औरत जो समझती है कि मैं जो भी मैंने पहना हुआ है मेरे लिए बड़ा डिसेंट है। ये सारी औरतें इसमें आती हैं। ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में अनवाओ अक़साम किस्म के लोग हैं। इवन एक शहर के अंदर भी एक डिफेंस होता है, उसमें लड़कियां और तरह मूव करती हैं, और एक तरफ घाटी गेट होता है, उधर लड़कियां और तरह मूव करती हैं। उन दोनों को जीने का, जिंदा रहने का और एक मुआशरत के अंदर अपना इज्जत के साथ जीने का उनका हक है, ये सब हक है। अब मसला ये है कि जब मैं ये गाना में लिख रहा था तो मेरे ज़हन में क्या आया कि यार ये क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है और इसमें लोग हीरो बन रहे हैं और हीरो बन गए हैं और लोग जो हैं वो इसी बात को उछाली जा रहे हैं, उनको और कोई काम नहीं है। अगर उन्होंने करना है तो बाकायदा ऑर्गेनाइज करके कोई कंस्ट्रक्टिवली करें, आपको पता लगे फिर कि औरतों की इशू के लिए आप कहते हैं जी हम तो खड़े हैं, खड़े होने से क्या होता है, तो बातें हैं, आप फिर करें, आप औरतों को करें और जिस तरीके से आप समझते हैं उस तरह करें। तो मैंने जब गाना लिखा तो मैंने लिखा कि ये हमारी ही संगी साथी हैं, ये जो औरतें, लड़कियां, बच्चियां हैं हर किस्म की, ये हमारी ही बहन बेटियां हैं, ये माएँ भी हैं, बीवियां हैं, हम इन्हीं की कोख से जन्मे हैं, हम सब इन्हीं के बच्चे हैं। कोई चीज़ नहीं ये इंसान है, मलकियत या जायदाद नहीं, कोई जोर जबर नहीं होगा अब, कोई हिम्मत ना कर सकेगा अब, जब इनकी रूह भी इनकी है तो इनका वजूद भी इनका है। अब मैंने इसको भी थोड़ा सा चेंज किया कि
अगर मेरी मर्जी, उनका जो स्लोगन था वो जो भी कहते हैं, अगर आपको नहीं इस तरह समझ आया तो उनको भी ख्याल करना चाहिए, वो निकाल लें, लेकिन फिर उसको कहने का तरीका कोई और भी होना चाहिए। वो भाई आप किसी औरत को टच तो नहीं कर सकते ना उसकी मर्जी के बगैर। मर्जी के बगैर का मतलब कि वो जा रही है, आप उसको हरास कर रहे हैं। आप बस में एक लड़की खड़ी होती है, उससे पूछें बस में जब वो खड़ी होती है तो वो क्या फील करती है, वो किस तरह अपने आप को सिमट, और क्या आप अपनी बहनों को बसों में और ठुसी हुई वैगनों में भेजते हैं? नहीं भेजते। आपको मालूम है कि ये चीज़ हो सकती है। तो उसका मतलब ये है कि जब इनकी रूह भी इनकी है तो इनका वजूद भी इनका है। आप पे कोई हक नहीं है कि आप किसी को फजूल में टच करें या किसी को हरास करें। तो ये सारी बात है, इसलिए मैंने बड़े ध्यान से ये लिखा है ताकि कल्चरल मसले भी ना हो, किसी के जज्बात मजबूर ना हो, वो कहीं और ना ले जाए। ऑन अ लाइटर नोट, तमाम औरतों का जिक्र आपने कर दिया, क्या इसमें वो औरतें भी हैं जो ये प्लेकार्ड्स उठाकर स्लोगन लगाकर अपने ही हक के लिए आवाज़ लगाती नजर आती हैं हमें? इसमें सारी औरतें हैं। मैंने आपको कहा कि अगर लड़ाई करने की बात है ना, तो फिर ये भी है कि अगर आप लड़ाई कराना चाहते हैं तो आप दुपट्टा क्यों लेती हैं, आप बुर्का पहने। भाई देखें ना, अब बुर्का पहनने वाली जो लड़की है वो अंदर से कहीं समझती है ना कि मैं ये जो करती हूँ ये ठीक है और शायद ये बाकी सब गलत है मेरे लिए, मैं नहीं करना चाहती। लेकिन हम इससे आगे की बात करते हैं, हमेशा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होती है। वो ये उसको ये कहना चाहिए कि ठीक है मैं ये सही समझती हूँ और मुझे लगता है ये गलत है, लेकिन मेरा और उसका दोनों का जीने का हक एक जैसा है और हमें एक दूसरे को टॉलरेट करके बर्दाश्त करके चलना है, क्योंकि उसका ख्याल कुछ और है, मेरा ख्याल दूसरी बात ये है कि सबसे पहले ये हम देखा जाए जो मतलब बात की है बसों में, वैगनों में बच्चियों की, वो बच्ची चाहे बुरके में हो चाहे हिजाब लिया हो, वो महफूज नहीं है। वहाँ पे वो भी उसी तरह से हरासमेंट का शिकार होती है, उसको भी इसी तरह से छुआ जाता है, उसको भी टच करने की कोशिश की जाती है। तो वो आप उसको जी, और लोग अपनी माँ बहनों को नहीं करते ना। मसला ये है कि अपनी माँ बहनों को तो सब इज्जत करते हैं, वो दूसरे की नहीं इज्जत करते। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हमारा माशरा बड़ा अच्छा है, प्रॉब्लम ये है कि उनको ये सिखाया नहीं गया। और ये औरत मार्च टाइप जो चीज़ें होती हैं ना, इससे ये अवेयरनेस असल में पैदा होनी चाहिए कि भाई जिस तरह मैंने कहा कि ये हमारी ही बहन बेटियां हैं, ये माएँ भी हैं, बीवियां हैं, तो ये बेसिकली मैसेज होना चाहिए था। मैं बड़ा अफसोस और दुख मैं समझता हूँ मुझे होता है कि इसको उस तरफ जाने के बजाय कहीं और लेके तरफ चला गया है। और मैं चाहता हूँ कि इसको वापस लाया जाए उस असल जगह पे कि जहाँ पे हम औरतों के हकूक़ की बात करें और किसी दिन पे बाकायदा करें, और फिर उन औरतों के हकूक़ के बारे में प्रैक्टिकली भी सोशो कल्चरली पोलिटिकली हम उस पर बात शुरू करें इस मुल्क के अंदर, और ये ज़रूरी है। अच्छा बात यह है जवाद के बार बार बात आती है, लोग कहते हैं जी कानून साजी होनी चाहिए। मैंने जितना देखा है कानून साजी बहुत हो गई हुई है, बात सारी है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी रुकावट हमारी सोसाइटी खुद है। बिल्कुल सही, कोई और नहीं है। जैसे बार बार जवाब कह रहे हैं कि सोसाइटी के लेवल के ऊपर जब तक तब्दीली नहीं आएगी, और उसके लिए हमारे दोस्त से मरहूम तनवीर साहब DIG होते थे कभी, वो कहा करते थे कि ये जो मतलब है ना अवेयरनेस के प्रोग्राम, हाँ जी, ठीक है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होनी चाहिए, ये मर्दों के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल, मर्द तरबियत में मैं भी यही कहना चाहती थी कि खवातीन के लिए गाना भी निकल आया, और करना क्या चाहिए, खवातीन को हिरासा नहीं करना चाहिए ये जो मर्द हजरात हैं, लेकिन ट्यूनिंग मर्द हजरात की होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही मर्दों की है, क्योंकि मैंने फिर कहा, या देखें जो भी मुझे सुन रहा है, अपनी मुनाफकत और अपना दोगलापन जो हमारे अंदर आया हुआ है उसकी वजह बहुत सी वजह है। हम बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ये होता है वो निकाल के सोचे कि क्या वो अपनी माँ बहन बेटी और जो बीवी है उसके अलावा तमाम लोगों की, इन्हीं औरतों की इज्जत करता है उस तरह जिस तरह उनकी करता है। आपको खुद ही समझ आ जाएगी मेरी बात। बहुत खूबसूरत दिया है, तो क्यों ना हम आपका गाना प्ले करें और उसके साथ ही ब्रेक पर चलें। आप पब्लिक आप ये गाना सुने, आएंगे एक ब्रेक के बाद गाना सुनते हैं। ऐसा करते हैं, पहले ब्रेक पे चले जाते हैं, आके फिर गाना सुनते हैं। चलें, ठीक है। Don't go anywhere, public. We'll be right back after a short break. वेलकम बैक पब्लिक। और यहाँ आपको बताएं कि नौमुंतखब सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया है, 48 अरकान हल्फ उठा चुके हैं, और आज 3 बजे तक बड़ा जो मार्का है वो सर हो जाएगा और सामने आ जाएगा नाम कि कौन होगा चेयरमैन सेनेट और कौन होगा डिप्टी चेयरमैन सेनेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ज़ोरदार मार्का होने जा रहा है और बड़े ही जोड़ तोड़ इस वक्त चल रहा है। इस वक्त अरूज पे जोड़ तोड़, वो अरूज पे जोड़ तोड़ क्या नतीजा निकालेगा उसके बारे में तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हम एक सेगमेंट भी बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए, जवाद
बहुत से इलाके आपकी चूँकि बड़ी उसमें कामयाबी से आपने पैगाम पहुँचाया लोगों तक, मतलब जिस मुल्क में ख़वातीन को पढ़ने का हक ना दिया जा रहा हो। मैं अभी देख रहा था एक मैसेज के एक वो कहा जा रहा था कि ख़वातीन 50% जो हैं उनको मोबाइल रखने का हक नहीं है जी। कि वो कहते हैं कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में मौजूद जहाँ पे ख़वातीन को गोश्त खाने और जूता पहनने की इजाज़त नहीं है। ये जो डीजी खान से ऊपर कहते हैं कि इलाके हैं बलोच बाज़ जो पंजाब की साइड पे हैं। बलोच तो माशाल्लाह बड़ी बहादुर कौम है, वैसे मतलब बड़ी जियाली कौम है, लेकिन वहाँ पे बाज़ गांव ऐसे हैं जहाँ पे मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं। रोज़ साहब एक और बात भी है, देखें रोज़गार की हम बात करते हैं, इक्वल एज की हम बात करते हैं। ऐसी औरतें हैं KPK में जो 3,000 रुपया माहाना पे टीचर हैं। आप सोचें ज़रा, इस्तेसाल दे 3,000 रुपया। आपको पता है मैं यहाँ से आने जाने का रेंट पूरा नहीं होता, 2 दिन का गाड़ी का पेट्रोल नहीं होता अगर आप थोड़ा सा दूर जाना है आपने, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी भी बड़ी है। ये जो कोई सुलेमान के साथ के इलाके हैं वहाँ पे मशकें उठा के ख़वातीन को बड़ी बड़ी इतनी मश्क है, यूं अमूदी पहाड़ जो हैं उनके ऊपर चढ़ के पानी लेके जाना पड़ता है। थर के इलाके में कई मील पैदल चल के वो ख़वातीन जो हैं वो पानी लेके जाती हैं। मेरे मतलब ख्याल अपने से गाँव। इन्हीं औरतों की कोशिशों पर आपने गाना तैयार किया जो उनकी एफर्ट्स हैं और जो उनको इंसाफ या उनको राइट मिलना चाहिए। पहले तो हम चलते हैं और वो गाना देखते हैं। पर लोग नफरतें फैला रहे हैं, ये गलत बात है। तालीम के हवाले आप से मुआशरे बात की की, बच्चों गंदगी के हवाले से बात की तो या बुराई जो है, तालीम के फरोग ये के तो हवाले कोई से बुराई नहीं है, हमने ये देखा उनका कि आपने भी ख्याल है, काफी ये काम उनका किया, point कई of view है। स्कूल खोले हैं, तो आगे लेकिन कोई अगर इस आप तरह कोई मुआशरे में इरादा है कोई कि भी ये जो चीज़ जो आपको खवातीन ठीक नहीं लगती, जिनके आप सिर्फ साथ उसी पे जिनको बात शुरू काफी कर कम देते हैं, सैलरी मिलती नफरतें है, फैलती हैं। तो उनके मेरा हवाले ख्याल से है कोई कि प्रोजेक्ट्स लाने का भी कोई इरादा है, जैसे जुड़त जॉब के की तरफ अपॉर्चुनिटी जा बड़ी सकते कम हैं, है उस कौम को जुड़त खवातीन की के हवाले जरूरत से। है। असल में मैंने बार बार कहा कि बेसिक इश्यूज पे इकट्ठे होने की, और इकट्ठे किसके खिलाफ होने की, खिलाफ सियासी तौर पे हुक्मरान तबके के। हुक्मरान तबका आपको इस मुल्क में जो कुछ नहीं दे रहा, आप उसके खिलाफ मुत्तहिद हों, और उसमें औरतें भी हों, मर्द भी हों, माइनॉरिटीज़ भी हों, उसमें ये मजदूर किसान भी हों, उसमें सूबे भी सारे हों, बलोच, पंजाबी, सिंधी, पख्तून, फिर उसमें मज़हब भी सारे हों, शिया हों, सुन्नी हों, क्योंकि इन सब के मसले एक जैसे हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए सबको बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, और वो जो है वो आपको रियासत ने प्रोवाइड करनी है। रियासत का फ़र्ज़ है कि वो ये करे। अब चूंकि लोग इस तरह की चीज़ों में घुस जाते हैं, औरतों के ऊपर ही बात होती जा रही है, माइनॉरिटीज़ पे ही बात होती जा रही है, और भाई असल इश्यूज पे आए। वही बात रऊफ साहब, जवाद साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और इस आप पर हमने बात की। रऊफ साहब वही बात कि एक जानिब सेनेट की जोड़ तोड़ चल रही है तो दूसरी जानिब अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ख़वातीन के इशूज़ को उठाकर एक और रंग दिया जा रहा है। असल मसले की तरफ हम आ नहीं रहे। लेकिन अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और चलेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब से। डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। कुछ खाने पीने और मज़े मज़े के पकवानों की बात कर लें, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। यकीनन जो ख़वातीन हमें देख रही हैं वो किचन में कुछ ना कुछ पका रही होंगी, कुछ ना कुछ बना रही होंगी। और हम आपको बताते हैं कि आज हम आपके साथ किस चीज़ के बारे में बात करना जा रहे हैं। तो यूँ तो दुनिया में बेशुमार पकवान हैं जो पसंद किए जाते हैं, लेकिन जो चिन्योटी कुन्ना है वो अपनी मिसाल आप है। खाए जो उसको, वो दोबारा ज़रूर खाने के लिए जाए और उसको एक आलमगीरी शोहरत हासिल है। अभी जब हम तारीफ करेंगे ना तो फिर उसमें हरमीत ने कहना है कि मैं जा रहा हूँ चन्योट खाने के लिए। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में भी कोई ना कोई पिंडी में ऐसी जगह होगी जहाँ हरमीत को ये मिल जाएगा। पिंडी में बड़ी शानदार जगह खाने की, मेरे ख्याल से सैदपुर विलेज में भी मिल सकता है, शायद ऐसी कोई जगह हो। लेकिन बहरहाल चन्योटी कुन्ना अपनी मिसाल आप होता है, जैसे अभी मुनीज़े ने भी कहा था, तो उसको चल के देखते हैं कि वो कैसे बनाया जाता है। उधर सेनेट की गहमा गहमी है, मुझे नहीं पता कि आज उनको क्या क्या खाने खिलाए गए होंगे इलेक्शन के पहले या खिलाए जाएंगे लंच में। हाँ जी। हरमीत कभी खाया वैसे चन्योटी कुन्ना? सर नहीं खाया। वैसे आपने कह दिया कि हरमीत खाने के लिए जाएगा तो शायद मैं चला भी जाऊं। चलिए हरमीत, हम आपको पहले दिखाते हैं कि चिन्योटी कुन्ना तैयार कैसे होता है। तो बताओ हरमीत, कैसा लगा चिन्योटी कुन्ना? मुंह में पानी आ गया होगा रिपोर्ट देखकर तो आपके। अच्छा, वैसे मुनीज़े चिन्योटी ये जो क्या उसे कहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके साथ कंपैरिजन करूं तो दम पोख वैसे बनता है KPK में। तो
तो अच्छा। इसका कंपैरिजन किया जाए तो दोनों एक जैसे बनते हैं और वो मैंने खाया है वैसे। अच्छा, हमारे नहीं, साथ ये बड़ा- आमिर, ये जो है आमिर, इस बार हमारी कोशिश होगी जो हमारे नुमाइंदे इसके पास ही जाके खाएंगे फिर। आमिर हाँ, हमारे साथ बिल्कुल, इस वक्त बिल्कुल, मौजूद है, आमिर से ही बताइएगा। बात करते हैं। आमिर बताइएगा, हरमीत पूछ रहे हैं इसके बारे में। जी हरमीत। हाँ जी बिल्कुल। हमें ये 8 जो घंटे का बड़ा ये तवील टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब इतना इंतजार हम कर सकेंगे फिर जब हम आपके पास आएंगे? जी हुरमीत, बिल्कुल आपको दावत है। आप जब आपका जी चाहे आप चनियोटी कुना खाने के लिए तशरीफ लाएं और ये हमारे लिए एजाज की बात होगी। और चनियोटी कुने में खासियत इसलिए भी है कि ये खसूसी तौर पर जो मट्टी का मटका है उसमें ये तैयार किया जाता है और इसकी जो तैयारी है उसमें तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। और ये जो यहाँ के कुन्ने के माहिर कारीगर हैं खादम हुसैन, उन्होंने हमें बताया है कि ये जो मटका है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जब कुन्ने को तैयार किया जाता है, इसकी पकवाई की जाती है, तो इसके मटके के बाहर बाकायदा तौर पर गीली मट्टी से इसका लेप किया जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है। उसके अच्छा। बाद फिर इसको चूल्हे पर चढ़ाया जाता है और फिर इसकी मखसूस एक रेसिपी है। जैसा कि हम खानों में चिकन कढ़ाई खाते हैं, मटन कढ़ाई खाते हैं, बीफ कढ़ाई खाते हैं और इस तरह की बहुत सारी डिशेस हम खाते हैं, लेकिन इनकी रेसिपी जो है वो कुन्ने से अलग होती है। कुन्ना एक मुनफरिद और लजीज जो जायका है इसका, इसकी जो लज्जत है उसमें खसूसी तौर पर जो इसके मसाला जात डाले जाते हैं वो चनियोट के पकवान जो है माहिर कारीगर जो हैं ये उन्हीं को पता है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि चनियोटी कुन्ने की जो ये डिश है ये चनियोट में रवायती तौर पर जो यहाँ की तकारीब होती हैं उनमें खसूसी तौर पर दावत में पेश की जाती हैं। मंगनी की रस्म हो, शादी की रस्म हो या फिर इसके अलावा चनियोट में जो गेट टुगेदर की जाती हैं वहाँ पर भी खसूसी तौर पर कुन्ना जो है कुन्ना पार्टी का एहतमाम किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि चनियोटी गुन्ने की जो शोहरत है ये इसलिए ज्यादा है कि अच्छा। यहाँ पर ये मुगलिया दौर में यहाँ पर ये बनाया गया था और मुगलिया दौर से लेकर अब तक चनियोट में एक चनियोटी कुन्ने की जो पकवाई है इसका सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ पंजाब और मुल्क के दीगर शहरों में भी चनियोटी कुन्ने को खुसूसी अहमियत मामला है सेनेट इंतखाबात का, 3 बजे तक का वक्त है और उससे पहले सब जोड़ तोड़ का बादशाह जिसको कहते हैं, जोड़ तोड़ चल रहा है। कल एक जो इकट्ठा किया गया पीटीआई की तरफ से सेनेटर्स को, उसमें कहते हैं कुरान रख लिया गया ला के और उनको कहा गया कि जी आप हल्फ उठाएं इसके ऊपर, कसम खाएं कि जी आप हमारे जो मुंतखब करदा सेनेटर्स हैं वो सारे भी और दूसरे लोग भी वो हल्फ उठाएं कि किसी को वोट नहीं देंगे सिवाय पीटीआई के और इत्तेहादियों के नॉमिनेटेड जो डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन हैं। और वो कौन होंगे? वो चेयरमैन के लिए वो नहीं होंगे जो हुकूमत की तरफ से हमारे पास सादिक संजानी मौजूद हैं, जबकि अगर डिप्टी चेयरमैन की बात की जाए तो मिर्जा मोहम्मद आफरीदी मौजूद जो हैं, कि पीटीआई के बेसिकली वो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ये इतराज़ आ रहा है कि वो नून लीग के थे। नून लीग वाले कह रहे हैं हमारे ये थे आदमी, इनको तोड़ा गया है और सिर्फ उस बुनियाद पे तोड़ा गया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको और फिर फाटा के लोग जो हैं उनको बिलाया जाए साथ में और इस तरह से 51 से ज़्यादा ये हो जाए। रऊफ साहब, ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है इसी पर बात करेंगे। टिक्का खान सानी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। टिक्का, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। यकीनी तौर पर आप भी सुबह से फील्ड में हैं, बताएं क्या देख रहे हैं आप, जोड़ तोड़ कैसी चल रही है? जी बिल्कुल, बड़ा रात से ही ये गहमा गहमी जारी है। कुछ लोग तो शायद सो भी नहीं सके, आराम भी नहीं कर सके और कुछ जो पीटीआई के सेनेटर्स हैं उनको बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की गई और जो सवाल कर रहे थे अभी हारून साहब ने कहा कि जो नून लीग का तोड़ा गया है ये सेनेटर, बेसिकली ये सेनेटर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुका है और बहुत ज्यादा तहरीक इंसाफ में इन्हें सब लोगों के साथ बड़े अच्छे इनके ताल्लुकात हैं। और जब इनको नॉमिनेट किया गया तो उस वक्त भी खदशात थे कि शायद वलीद इकबाल या बाकी नाम भी सामने आए, लेकिन चूंकि सादिक संजरानी की तरफ से एश्योरेंस थी कि ये जीत सकते हैं, फाटा की वजह से भी जीत सकते हैं, इनके नून लीग से भी ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी वालों से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके बाप के उनके वालिद जो हैं वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो ये घराना सियासी घराना है और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनकी अच्छी खासी। और फिर मिर्जा आफरीदी खुद भी कॉमर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन है और एफपीआर के मेंबर भी हैं। ये एक उनकी जो एक विंग है उसके मेंबर हैं और इनकी सलाहियतों की बुनियाद पर इन्हें तहरीक इंसाफ में आगे लाया गया है। और यकीनन गुज़श्ता रोज जो
वजीर आजम ने बाकायदा इजलास चेयर किया सेनेटर्स का, तकरीबन 40-45 सेनेटर्स उसमें मौजूद भी थे। कुछ लोग कराची से के साथ साथ गए, इनकी ट्रेनिंग भी हुई और यकीनन खदशात तो मौजूद हैं कि टूट सकते हैं लोग, क्योंकि दूसरी तरफ बड़ा ताकतवर जमातें हैं। मुस्लिम लीग नून देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, JUIP देख लें, असर रसूख है, खानदानी मरासम है, इनके ताल्लुकात हैं और जोड़ तोड़ में फिर आखिरी लम्हात में कुछ भी हो सकता है। टिक्का खान सानी, लगता है बहुत जोर का जोड़ पड़ने वाला है। हरमीत सिंह शामिल गुफ्तगू होना चाह रहे हैं। जी हरमीत। टिक्का खान सानी साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है उसकी जानिब से ये इल्ज़ामात दोबारा सर उठा रहे हैं कि वही हुकूमत की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हम पे दबाव डाला जाता है। तो आप तो पार्लियामेंट में हैं, तो पार्लियामेंटेरियन जो हुकूमती अराकीन है उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत तो प्योरली हरमीत इसको डिनाई, मेरा ख्याल है टिक्का खान सानी की आवाज में बहुत मसला पेश आ रहा है। दावा जी टिक्का किया जाए। जी हम आपको सुन पा रहे हैं टिक्का, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। टिक्का से दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं। तब यही कि जो हरमीत बात कर रहे हैं कि जोर का जोर पड़ेगा, और टिक्का भी यही कह रहा है कि मुलाकातें रात भी रही और आज नतीजे का दिन है। वो मैं जो कह रहा था ना कि वो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, इनके बारे में नून लीग का, मेरा ख्याल है इनको ताल्लुकात की बुनियाद पर सामने लाया गया। नंबर गेम अच्छी होगी। फाटा के हवाले से, फाटा के आज़ाद हैं सेनेटर और फाटा के लोग अगर वो टूट के मिल जाते हैं तो फिर यकीनी जीत हो जाती है संजरानी की भी और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की भी। अच्छा, उसके साथ एक दो लोग ऐसे हैं, जमात इस्लामी वालों ने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। हाँ जी। एक तो वो अलग हो गए। बिल्कुल। खालदा जो अतैयब, मेरे ख्याल में उनका शायद तलफ़ुज़ है, उनके बारे में है कि वो इद्दत गुजार रही हैं और उसके हवाले से भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो कहती हैं कि वो वोट देने आएंगी। सर 4 वोटों का मामला है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास 51 है, जबकि हुकूमत के पास 47 है 47 और इसमें जमात इस्लामी ने कह दिया है कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। 48 तकरीबन हो जाते हैं। लेकिन वो खालदा का मामला भी है ना, खालदा के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद उनके बारे में जामिया बनौरिया ने फतवा दे दिया कि जी इद्दत उनको गुजारनी चाहिए अपनी, उनको नहीं देना चाहिए वोट, और वो शरई कोई उज़्र नहीं है ऐसा जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आए। वो कह रही हैं कि ये वो वोट देने आएंगी। वो भी एक अभी पता नहीं एक अजीब सी सूरत हाल है। इट वुड बी अ मैटर ऑफ लक फॉर द गवर्नमेंट। हाँ, मतलब ये होगा कि वो टिक्का खान दोबारा मेरे ख्याल में हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का खान, अस्सलाम वालेकुम दोबारा। जी बिल्कुल, कोशिश तो है MKM की कि किसी तरह भी वोट जो है वो कम ना हो। टिक्का खान सानी, मुझे लगता है कि सेनेट ने आपको पूरी तरह से लपेटा हुआ है। रऊफ साहब ने आप पर सलामती की है। अगर आप रऊफ साहब ने आपको सलाम किया, लेकिन आप तो सेनेट के उस बुखार से बाहर नहीं निकले हैं। जरा अगर आप वालेकुम अस्सलाम करके आए तो फिर हम करते हैं ना दोबारा। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह सबको सलामत रखे और खुश रखे और कामयाबियां से नवाजे। अब बताएं आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा कल मेरी जो बात हुई थी गुज़श्ता रात MKM के तमाम लोगों से, MKM तो खुद अपना कैंडिडेट भी लाना चाह रही थी और फिर MKM के का ये मौक़िफ़ था कि हमने वैसे ही खालिद मकबूल सदीकी ने बात की थी कि डिप्टी चेयरमैन जो है वो सेनेट वो MKM का क्यों नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि पहले ही इत्तेहादी जो है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हैं सादिक संजरानी, और तहरीक इंसाफ इस वक्त 27 वोट के साथ सबसे बड़ी सेनेट की जमात है, तो ये हो नहीं सकता था कि तहरीक इंसाफ का डिप्टी चेयरमैन ना हो। लेकिन अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं है कोई कि डिप्टी चेयरमैन अपोजिशन को दें। दोनों ही की कोशिश है कि हम जितने वोट सादिक संजरानी लेंगे इतने ही वोट डिप्टी चेयरमैन लेंगे। और यकीनन कुछ ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे ANP के 1-2 सेनेटर्स हैं और एक जो है वो अपोजिशन के साथ है, और जो दूसरा सेनेटर है बलोचिस्तान से जो मुंतखब हुए हैं, और उन्हें चूंकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हमायत हासिल थी, उनके वोटों से वो सेनेटर बन सके हैं और ये पहले से कमिटमेंट थी कि वो तहरीक इंसाफ को या हुकूमती उम्मीदवार को भी वोट देंगे। तो इस तरह तहरीक इंसाफ और जो उसके इत्तेहादी हैं वो सादिक संजरानी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 52-53 वोट जो है वो हर सूरत में होंगे। इस हवाले से तमाम जो इंतजामात हैं वो कर लिए गए हैं, राब्ते कर लिए गए हैं। नून पीपल्स पार्टी की तरफ से भी 3-4 सेनेटर रात गए सरगर्म रहे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक मीटिंग कॉल करनी पड़ी जिसमें शिबली प्रात को बुलाया, चेयरमैन सेनेट को बुलाया और
जो सेनेट में कायदे ईमान हैं डॉक्टर शहजाद वसीम, उनको बुलाया और उनके साथ मामला तय हुए। उसके बाद ये चीज़ डिस्क्लोज भी की गई कि ये पीपल्स पार्टी वाले राब्ते कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका हक बनता है एज अ कैंडिडेट, वो मांग रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए वोट और किसी किस्म की जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। लेकिन मुझे वो याद आया कि जिस रात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पूरी कैबिनेट लगी हुई ठीक है टिका खान सानी, बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, आप इस बारे अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और इसी पर बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और सेनेट इंतखाबात का मामला है, आपको ये बता दें कि वो मामला तो पुर हो चुका है, लेकिन अब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का जो मरहला है वो होने जा रहा है। 3 बजे तक का वक्त है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सज्जाद साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास 51 अरकान मौजूद हैं, जबकि अगर हुकूमत की बात करें तो 47। क्या देखते हैं आज किसका दिन है, कौन जो है वो फातेह करार पाएगा या किसका लड़ा भारी होने जा रहा है? नंबर गेम में तो सीधी बात है कि अपोजिशन को जीतना चाहिए, लेकिन क्या नंबर गेम से मसला तय हुआ करता है? जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई थी इसी जंजरानी के खिलाफ, तो एक तरफ 62 लोग थे और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि बहुत कम लोग थे, लेकिन मालूम हुआ कि 62 लोगों में से जब अंदर पहुंचे तो 50 रह गए और इस तरह अपोजिशन जो थी वो अपना ये नो कॉन्फिडेंस मूव हार गई। उस वक्त किसी ने शोर नहीं बचाया, किसी ने नहीं कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, किसी ने नहीं कहा पैसे देके खरीदे गए, किसी ने कहा कि एजेंसियों के दबाव की वजह से ये हुआ है। अब हुकूमत सारी ये कहानी कर रही है कि अपोजिशन खरीद रही है, ये कर रही है, ओपन। अरे भाई, इतने साल जो खुफिया बैटिंग होती रही और दुनिया भर में होती है, तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगी ना। अब आप सूरत को एक्सेप्ट करें, इलेक्शन लड़े। मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह है कि हुकूमत जो है इस इलेक्शन को बहुत संजीदगी से ले रही है, और संजीदगी से लेकर उन्होंने बहुत क्रिएट कर दी है हाइप क्या क्रिएट कर दी है, बिल्कुल एक लड़ाई की कैफियत है। जैसे लगता है कि वो चोर और चक्के लफगे लुटेरे जो भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो सारे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको बैठने नहीं देंगे सेनेट। भाई कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर हुकूमत हार भी जाती है तो इतना बड़ा मसला पैदा नहीं होता, स्वाय इसके कि इमरान खान का ये जो क्लेम है कि उसकी कंट्रोल है इस पूरी कौम पर, इस सूरत हाल पर, उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन खास तौर पर आज सुबह जो कैमरों का मसला पैदा हुआ है और जो कंट्रोवर्सी हुई है, ये तो एक गैर मामूली सी बात है। यानी कि ये आप ये तो नहीं कह सकते किसी ने बाहर से आके ये काम किया है। जो सेनेट के अंदर के लोग हैं, जो अदारे हैं, एजेंसियां हो सकती हैं ये काम करने वाली, ये कोई बाजार से लाके बंदे तो नहीं कराए जा सकते। एजेंसियों से बरात सिर्फ ISI ना समझा जाए कि जब तक एजेंसी का लफ्ज बोला जाता है तो लोगों की तवज्जो उतर जाती है। IB भी मौजूद है और अदारे भी मौजूद है, और खुद भी सेनेट के अंदर लोग ऐसे हो सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है कि वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाहर से आकर किसी बंदे का कैमरे नस्ब करना और माइक्रोफोन नस्ब करना और उन सुराखों में करना जो बिल्कुल खुफिया हो, ये कोई मामूली बात नहीं। अगर ये ब्रीच हुई है, ये ब्रीच किसने भी की है, शिबली फराज ठीक कहते हैं कि उसका मुहासबा होना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन शिबली फराज साहब सारा जोर ये लगा रहे हैं कि ये यही करने वाले हैं, इन्होंने किया है, इन्होंने करा के पकड़ा है, इनको ही मालूम था कि ये हो रहा है, किसी से वहीं पहुंचे हैं। तो ये बाई करना जरा मुश्किल हो जाएगा। सर, इस वक्त आपको मीर साहब अगर हम देखें तो जब संजानी साहब चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे थे तब भी जो है उनके सर पे हाथ जरदारी साहब का था, और इस वक्त अगर हम देखें तो उनका हाथ गिलानी साहब के सर पे। तो कितना टफ मुकाबला हो सकता है इस वक्त का, क्या लगता है आपको सर? वो किसी ने कहा था जनाब के दोनों जरदारी साहब के बंदे हैं, वो भी और ये भी। दूसरी तरफ किसने कहा नहीं, दोनों जरदारी साहब के बंदे नहीं है, दोनों उन्हीं के बंदे हैं जिनके बंदे हुआ करते हैं इन ऐसी नशिस्तों के लिए। मुझे नहीं मालूम कि पहले दिन से इस नशिस्त पर बहुत ज्यादा हसासियत जो है वो मुर्सलक कर दी गई है। आज नहीं, पहले दिन से, पहले दिन से वसीम सज्जाद, गुलाम रसा खान, फरूक नायक, जो लोग भी आते गए, उसके साथ ही इस बात का हमेशा ख्याल रखा गया है कि इस सीट पर कोई ऐसा शख्स ना आए जो गोया के रियासत के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि वो कायम मकाम सदर भी हो सकता है। अब वो सूरत हाल नहीं रही, कभी कभी कायम मकाम सदर के लिए स्पीकर को भी चुन लिया जाता है और सूरत हाल पैदा कर दी जाती है। लेकिन ये बात है कि इस नशिस्त के लिए हमेशा बहुत इसको अहमियत दी गई, बहुत हसासियत दी गई, और आजकल भी यही नक्शा जो है वो चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओवर एम्फेसिस करना है इस बात को,
और इसको बात को जितना आप ओवर एम्फेसिस करेंगे, पहली बार इमरान खान ने कहा कि मैं इलेक्शन के लिए ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इससे पता चलता है कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें कोई खराबी है, जिसको इमरान भी रीड कर रहे हैं और दूसरे भी रीड करके लॉन्ग मार्च वगैरह की बात कर रहे हैं। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये तो अब लंबी कहानी हो जाती है, लेकिन ये बात सोचने की है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इसको स्टेबल नहीं है और जरा सी बात को हम बहुत हाइप देकर उस पर बहस करते हैं। आपको खुफिया राय शुमारी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में इतने साल से हो रही है, 73 से हो रही है। आइन बनाने वालों के फादर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे होंगे उन्होंने कुछ सोचा होगा, अच्छा ये गलत हो गया है, मिसाल के तौर पर मिसाक जमहूरियत में यही लिखा गया था, उसी मिसाक जमहूरियत पर साइन नहीं किए थे इमरान खान ने, अब सारे इकट्ठे। तो ये सारी बातें जिस तरह का जोड़ तोड़ हो रहा है, ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लेकर साजिशी प्रोसेस लगता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम हर वो काम करने को तैयार हैं जो हम दुरुस्त महसूस करते हैं। इस सिचुएशन में आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए और परमानेंट हल क्या होना चाहिए, इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मीर साहब, यानी जिस वक्त आप बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल यही था कि मैं यही सवाल आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान तो इस बात तक पहुंच गए हैं कि भाई मैं दोबारा इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार हूँ, चूँकि उनको मालूम है कि अगर यूसुफ गिलानी इस वक्त जीत जाते हैं तो अगला टारगेट जो असेंबलियों में होगा, फिर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोबारा की बात आएगी, फिर वो सवाल उठेगा, तहरीकें उठेंगी, तहरीकें वो लॉन्ग मार्च की हो या मतलब वहाँ पे बैठ के जाके आवाज़ उठाने की हो, तो वो इसलिए ये बात कह रहे हैं। तो इस वक्त आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साजिशी थियरियाँ पूरे अरूज के ऊपर हैं और वो खुद भी जानते हैं कि इसका शिकार वो हो सकते हैं, तो इसीलिए वो सवाल ये उठा रहे हैं। अब पहली बार हुआ है जी, इमरान खान ने अपनी पूरी इस पे कभी आज तक ये नहीं कहा था कि इलेक्शन हो सकते हैं या इलेक्शन कराए जा सकते हैं, पहली बार वो इस स्थिति में पहुंचते हैं कि ये पॉसिबल है। अब मेरा ख्याल है कि उनके इदारों ने भी उन्हें कोई फीडबैक दी है, कुछ उनको बताया है कि हालात कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, और वो देखिए ना बदले हुए हैं तो कुछ है ना जी, इत्तेहादियों से पहली बार मिल रहे हैं, अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि वो मुतमईन नहीं हो रहे, उनको ये भी लग रहा है कि उनमें से बाज़ इत्तेहादी ऐसे हैं जो उनके कहने पर उनके साथ नहीं है, बल्कि वो अपने एक हुक्म के तहत उनके साथ हैं और वो किसी वक्त भी हट सकते हैं। इमरान खान को यह ख्याल था कि उनकी अकेले की ताकत इतनी है कि वो इस मुल्क के सारे पार्टियों के साथ और सारे इदारों के साथ लड़ सकती है, वो गालबन अब उस पर इतना एतबार नहीं रहा उनको अपनी सराय पर। मीर साहब, अगर हम देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब ये अभी सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, गिलानी साहब और जो नॉमिनेट थी खातून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तब पीपल्स पार्टी के साथ जब मरियम बैठी, बिलावल भुट्टो साहब के साथ काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि हमारे कैंडिडेट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया। क्या लगता है इस वक्त आपको, क्या नून लीग सरप्राइज दे सकती है? सरप्राइज किस तरह का आप कह रहे हैं? कैसी सरप्राइज दे सकती है? बात कर सवाल ये है कि सर जिस तरह मरियम नवाज ने पहले जिस तरह इसमें हुआ था कि गिलानी साहब के वोटिंग में और जो खातून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नॉमिनेट की गई थी, इस वक्त मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब पीपल्स पार्टी गिलानी को जिस तरह सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस साइड में जा सकती है? नहीं, देखिए इस वक्त एक और सूरत हाल है। एक तरफ तो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो बंदों को तोड़ रही है, उनको फोन कर रही है, उनसे राब्ते काम कर रही है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। दूसरा उसी दिन यूसुफ रज़ा गिलानी ये कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है। अच्छा, इससे आप ये कह सकते हैं कि एक कैंडिडेट का रवैया ये है और एक पॉलिटिशियन जो उस पार्टी सारे काम कर रहे हैं उनका रवैया दूसरा हो सकता है। लेकिन दूसरी बात और भी है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी का रवैया ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से बना के रखो, इस वक्त उसको मतून ना करो, उस पर इल्जाम न लगाओ। और दूसरा मुस्लिम लीग ये जानती हुई कि ऐसा मुमकिन है कि अगर हमने अब का वही जो नवाज शरीफ का बयानिया है उसी पे इसरार कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट अब भी न्यूट्रल नहीं है, वो कुछ काम कर रही है। ये दोनों चीजें गुड गाइज बैड गाइज की खेल है, या किसी एक वक्त आएगा कि दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले और दूसरा अलग अपनी अपोजिशन की जो एक मूवमेंट है उसको लेके आगे बढ़े। लेकिन ये दूर की बात है, अभी दोनों को मालूम है कि पीडीएम में रहना ही दोनों की बका के लिए, दोनों की कुव्वत के लिए बेहतरीन तरीका हो सकता है। ठीक है सज्जाद मीर साहब, बहुत के वक्त का अब देखना ये होगा कि क्या कोई बड़ा अपसेट हो सकता है और ये कि चेयरमैन सेनेट का ताज किसके सर सजेगा। 3 बजे इसका फैसला हो जाएगा। पब्लिक, अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।